फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखते हैं, जिसमें दो चीज़ें तो हमें पता है कि सेंट्रल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डायरकी आ गई है, मतलब वही सिस्टम रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट वाला। मतलब इसमें रिजर्व लिस्ट को गवर्नर जनरल देखेंगे और ट्रांसफर लिस्ट को सिलेक्टेड मेंबर्स देखेंगे, जिनको लेजिस्लेचर को जवाब देना पड़ता है। मतलब ये चुन के मेंबर आए हुए हैं तो जवाब देना पड़ता है। अच्छा, पहले वाला रिवीजन कर लेते तभी क्लियर होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमने देखा, इस 19 और 19 से याद रखना दो सदनात्मक व्यवस्था आई है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जैसा सेंटर में लेजिस्लेचर में बन चुका है। सेंटर में ये हो गया है और प्रोविंस में डायरकी आ गई थी, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया था। मतलब यहाँ पर प्रोविंस में द्विसदनात्मक हो गया है और सेंटर में डायरकी आ गई। फ्रेंड्स, इस डायरकी तो लागू तो कर दिया, लेकिन बाद में कभी इंप्लीमेंट हो नहीं पाया, ये रियलिटी में कभी आ नहीं पाया ये सिस्टम। इसी एक पॉइंट से हमें दूसरा पॉइंट याद करना है फ्रेंड्स, सेंटर में और प्रोविंस में सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए थे। फ्रेंड्स, अपना जो 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं 1935 से मिलता जुलता है। 1935 को बेस माना जाता है। तो अभी भी हमें पता है कि यूनियन लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है और कॉन्करेंट लिस्ट अलग है। सिमिलरली यहाँ पर सेंटर में और प्रोविंस में और कॉन्करेंट में 3 लिस्ट बना दी गई थी, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट थे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कि सेंटर में कितने सब्जेक्ट थे, प्रोविंस में कितने थे और कॉन्करेंट में कितने थे। फ्रेंड्स, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। 1935 में ये एक्ट आ रहा है, इसके बाद क्या आएगा 36, तो ये हो गया कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची बोलते हैं जिसको हिंदी में। इन दोनों को ऐड करेंगे 35 और 19 को, तो कितना आएगा 54। ये हो गई स्टेट लिस्ट, यानी कि प्रोविंस लिस्ट। तब तो प्रोविंस थे ना, प्रोविंस लिस्ट। और इसके ऊपर जो यूनियन लिस्ट थी उसमें 59 सब्जेक्ट थे सबसे ज़्यादा। ये याद करने ना थोड़ी हेल्प मिल जाएगी इससे। अभी और पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम प्रांत के पॉइंट देखते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था हो चुकी है, क्योंकि 1919 में सेंटर में द्विसदनात्मक हुई थी, तो यहाँ से क्रॉस करके आया तो प्रोविंस में द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गई। टोटल 11 प्रांत थे, उनमें से 6 में ये व्यवस्था हुई थी। ठीक है, कौन कौन से 11 प्रांत थे वो आप देख लो एक बार। फ्रेंड्स, ये 11 प्रांत थे उस टाइम पर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, सिंध, यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल, आसाम, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा, बॉम्बे एंड मद्रास। इनमें से 6 को द्विसदनात्मक यानी बाइकैमरलिज्म बनाया। 6 बड़े ही सिंपल है याद करना, बंगाल, बिहार एंड बॉम्बे। बंगाल, बिहार एंड बॉम्बे के अलावा आसाम, यूनाइटेड प्रोविंस एंड मद्रास। ठीक है, ये 6 को बाइकैमरलिज्म बनाया। और इससे पहले जो 1919 में प्रोविंस में जो डायरकी थी वो खत्म कर दी। ओके फ्रेंड्स, अब इन 11 की 11 सीटों पे चुनाव होना है। इसका मतलब पहली बार देश में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता देश में इंट्रोड्यूस हुई। इन 11 प्रोविंस में बाकायदा चुनाव हुए। हालांकि 10% लोगों ने ही वोट किया, 10% लोगों को ही वोट का अधिकार मिला, लेकिन ये पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था। 3 करोड़ लोगों को वोट का अधिकार था। 1936 में यहाँ पर चुनाव भी हुए। टोटल 1585 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें से 707 कांग्रेस को मिली और 106 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। लेकिन यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बुरी तरह झटका लगा, क्योंकि वो मुसलमानों का नेतृत्व करने वाली अपने आप को बताती थी, और जहाँ मुसलमान की मेजोरिटी थी वहाँ पे भी ये सीट नहीं जीत पाए थे। अभी आप मैप में देखिए, मैप में जो ब्लू कलर दिखा रहा है प्रांतों को और ब्राउन कलर दिखा रहा है प्रिंसेसली स्टेट। जो राजा रजवाड़े थे वो कभी चुनाव में भाग नहीं लेते थे, अपना शासन स्वयं चलाते रहते थे। फिर ये नेक्स्ट में देखिए आप कहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीती। फ्रेंड्स, इस एक्ट में हमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना पड़ता है, हालांकि वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था वो पॉइंट। पहली बार फेडरल इंडियन यूनियन यानी अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई। इसमें क्या था कि 11 ब्रिटिश प्रांत जो हैं वो मिलकर देसी रियासतों के साथ मिलकर, जो देसी रियासतें थी उनके साथ मिलकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करें। मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेज चाह रहे थे कि वो एक डोमिनियन स्टेट भारत को दे दें, डोमिनियन स्टेटस, जो घर में शासन करते रहे और एक्सटर्नल और फॉरेन मिनिस्ट्री हम देखते रहेंगे, यानी ब्रिटिश क्राउन देखता रहेगा। लेकिन ये कभी इंप्लीमेंट हो नहीं पाया, क्योंकि जो राजा रजवाड़े थे देसी रियासतें, उन्होंने कभी साइन किया नहीं, तो ये घोषणा पत्र बाद में आ ही नहीं पाया। अब फ्रेंड्स देखते हैं फाइनल बात। ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया वो किसी ना किसी कमीशन के द्वारा, कमेटी के द्वारा पहले एक फाइल तैयार होती है, उसके बाद ही एक्ट आता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आया, तो उससे पहले जो 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन कर चुके थे मॉन्टेग्यू, उसके आधार पर ये एक्ट आया, जिसमें इंडियन की मेंबरशिप बढ़ाई गई। ये सब फिर कैसे ये डोमिनियन स्टेटस तक भारत जाए, तो उसके लिए हमने देखा था कि 1919 एक्ट में एक प्रावधान था कि हर 10 साल में एक स्टेट्यूटरी कमीशन बनेगा, वो चेक करेगा कि ये जो अभी 1919 का एक्ट है उसमें क्या चेंजेस किए जाएं, या नेक्स्ट एक्ट में क्या क्या आना बहुत आवश्यक है। उसके लिए साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रख दिया। हमें पता है 1930, 1931, 32 इसमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। उसमें साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रख दी और एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर भी रख दिया। ये एक डिक्लेरेशन था, वो हम हिस्ट्री में देखेंगे, वो रख दिया, और उसके आधार पर ये सारे चेंजेस हुए। नेक्स्ट पॉइंट है वो यूपीएससी वाला, जो हमने पहले ही देख लिया था 1919 में स्टेट पीएससी और यहाँ पर यूपीएससी। यूपीएससी के अलावा प्रोविंशियल पीएससी भी था। ये एक्चुअली फेडरल पीएससी था, वो था तो सेंटर के लिए ही बिल्कुल यूपीएससी जैसा ही, लेकिन आज़ादी के बाद 1947 के बाद ये नाम बदलकर यूपीएससी हो गया। ओके फ्रेंड्स, 1935 में ये सारे अधिकार धीरे धीरे इंडियंस को मिलने लगे। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और उसने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। थैंक यू।